रात के 8 बजे हैं। तीनों बच्चे डरे हुए हैं। उन्हें खाना भी नहीं खिलाया जा रहा है। बच्चे डरे हुए हैं लेकिन खुद के डर को काबू में किए हुए हैं ताकि घर के सदस्यों को उन पर शक न हो। रात के 11 बजे हैं। अचानक तीनों को एक साथ वोमिटिंग होने लगती है। ये देखकर घर वाले घबरा जाते हैं। तीनों अपने अपने घर वालों को झूठ बोलते हैं कि रास्ते में उन्होंने एक अजीब पेड़ के फल खा लिए थे। कुछ समय बाद वोमिटिंग बंद हो जाती है। तीनों बच्चों को रात भर नींद नहीं आती है। उनके सामने वही भयानक मंजर दिख रहा होता है। दूसरे दिन रोज की तरह ये तीनों स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनके घर वाले याद दिलाते हैं कि आज तो छुट्टी का दिन है, आज इतवार है। मनोज अपने दोस्तों से मिलने के लिए गली से जा रहा होता है। तभी उसे मास्टर जी आते हुए दिखाई देते हैं। मास्टर जी को देखकर वह छुप जाता है। मास्टर जी नॉर्मल स्थिति में चलते हुए आ रहे होते हैं और अचानक खड़े हो जाते हैं। ये देखकर मनोज घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। मास्टर जी कुछ देर रुकते हैं और वहां से चले जाते हैं। मनोज मास्टर जी को जाता देख राहत की सांस लेते हुए बाहर आता है। तभी उसे रवि और सत्यपाल आते हुए दिखाई देते हैं। तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। तीनों को देखकर लग रहा है कि तीनों रात में ठीक से नहीं सो पाए हैं। वे तीनों एक खेत की ओर भागते हैं और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों रात की सारी घटना बताते हैं। रवि कहता है, मुझे रात भर मास्टर जी और बरगद का पेड़ दिखाई दिया। मनोज डरते हुए कहता है, मैं तो जैसे ही मास्टर जी को देखता हूँ तो मुझे वह डरावना मंजर याद आ जाता है। सत्यपाल कहता है, हमारे मास्टर जी तो यार ऐसे नहीं थे, अचानक वो खूनी और शैतान कैसे बन गए। मुझे लगता है इसके पीछे जरूर शापित बरगद का पेड़ है। मैंने बाबूजी और माँ से सुना है कि उस पेड़ में डरावनी प्रेत आत्माएं रहती हैं जो किसी को भी अपना शिकार बना लेती हैं। रवि कहता है, पहले तो हमें उस शापित बरगद के पेड़ के बारे में और जानकारी हासिल करना होगा, तभी हम मास्टर जी की इस हालत का पता लगा सकते हैं। रवि उससे कहता है, इससे क्या होगा, हम क्या कर सकेंगे? अगर हमने जानकारी इकट्ठा भी कर लिए तो हम अभी बच्चे हैं, हम क्या कर सकेंगे? मनोज कहता है, करने की बात बाद में करेंगे, पहले रवि जो बोल रहा है वह करते हैं। तभी तीनों दोस्तों को कुसुम की याद आती है। तीनों उससे मिलने उसके घर जाते हैं। कुसुम अब पहले से बेहतर है। तीनों उस घटना के बारे में कुसुम को नहीं बताते हैं क्योंकि वह अभी भी डरी हुई है, लेकिन उसे उनके प्लान के बारे में बता देते हैं। कुसुम खुद को संभालते हुए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। चारों दोस्त गांव से दूर एक झोपड़ी की ओर जा रहे हैं। रवि उन्हें बताता है कि मैंने सुना है कि ये गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं और इनके बारे में सुना है कि ये बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं। शायद ये हमारी कुछ मदद कर सके। कुसुम कहती है, हम उनसे कैसे पूछेंगे, उन्हें हम पर शक हो जाएगा। तभी मनोज कहता है, हम बच्चे हैं, हम कोई भी बहाना कर देंगे कि हमें बरगद के पेड़ का रात में सपना आया था। तभी मनोज कहता है, हमें नहीं, सिर्फ तुझे, वरना उन्हें हम पर शक हो जाएगा कि हम सभी उनसे कुछ छिपा रहे हैं। कुसुम कहती है, उनका नाम क्या है? रवि उनका नाम बताते हुए चीखता है, उनका नाम औगड़ दादा है। रवि को अचानक चीखते हुए देखकर तीनों रुक जाते हैं। रवि उंगली से सामने इशारा करता है। तीनों सामने देखते हैं तो तीनों भी डर के कारण चीखने वाले होते ही हैं, लेकिन अपने मुंह में हाथ रखकर खुद को कंट्रोल करते हैं।
सामने से मास्टर जी आते दिखाई देते हैं। मास्टर जी बच्चों के करीब आते हैं और उनसे पूछते हैं, तुम सभी कहाँ जा रहे हो? चारों डर के कारण कांपने लगते हैं। तभी मनोज हिम्मत करते हुए डरते हुए कहता है, हम बस्ती के बाहर। तभी रवि उसे रोकते हुए कहता है, हम चारों सत्यपाल के खेत जा रहे हैं मीठी बेर खाने के लिए। मास्टर जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, रवि का खेत तो इस तरफ नहीं है। तभी कुसुम कहती है, हम सभी मीठी बेर खाने जा रहे हैं। मास्टर जी चारों के सिर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहते हैं, जल्दी लौट आना। यह कहते हुए वह वहां से चले जाते हैं। चारों राहत की सांस लेते हैं। कुसुम डरी हुई है। तभी चारों वहां से दौड़ लगाते हैं। कुछ समय बाद झोपड़ी में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें औगड़ बाबा दिखाई नहीं देता। बच्चे मायूस हो जाते हैं। तभी रवि कहता है, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। इसी बीच वे चारों झोपड़ी के आसपास घूमकर देख रहे होते हैं। तभी एक पेड़ पर ढेर सारी काली गुड़ियां दिखाई देती हैं। ये देखकर कुसुम गुड़िया समझकर उसे छूने की कोशिश करती है। तभी एक हाथ उसे रोक देता है। दरअसल औगड़ दादा आ चुके होते हैं और वह कुसुम को रोकते हुए कहते हैं, बच्ची, ये तुम्हारे खेलने की गुड़िया नहीं है। चारों उनका सम्मान करते हुए उनके पैर छूते हैं और अपने यहाँ आने का मकसद बताते हैं। पहले तो औगड़ दादा बताने के लिए मना करता है, लेकिन बाद में बच्चों के बार बार खुशामद करने के बाद बताने का फैसला करता है। मुझे लगता है तुम चारों बहादुर बच्चे हो। मैं तुम्हारे परिवार वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो वे तुम सभी पर नाराज होंगे। बच्चे इस बात की परवाह ना करते हुए औगड़ दादा को बरगद के पेड़ की सच्चाई के बारे में बताने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद औगड़ दादा कहता है, मैं भी उसके बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि उस बरगद के पेड़ में सबसे ताकतवर प्रेत आत्माएं वास करती हैं। बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और जो चीज जितनी पुरानी होती है उसमें उतने ही पुराने राज छिपे होते हैं। ये उस समय की बात है जब मैं तुम्हारी तरह छोटा था। मैं अपने बाबूजी के साथ दूसरे गांव से यहाँ आया। मेरे बाबूजी मजदूरी किया करते थे। खेतों में काम करने के लिए अक्सर अलग अलग गांव जाया करते थे। एक दिन उन्हें इस गांव में मजदूरी करने का काम मिला तो मैं भी उनके साथ इस गांव में आया। काफी दूर पैदल चलने के बाद मैं बुरी तरह थक चुका था। तभी रास्ते में वही बरगद का पेड़ दिखाई दिया। मैं और मेरे बाबूजी उस बरगद के पेड़ की छांव में कुछ देर आराम करने के लिए रुके। बाबूजी ने कहा, बेटा कुछ खा लेते हैं। तो बाबूजी ने पोटली में से सूखी रोटी निकाली। हम दोनों खाना खाने लगे। तभी अचानक से हमारे सामने स्वादिष्ट और ढेर सारा पकवान आ गया। ये देखकर बाबूजी डर गए। मैं उस स्वादिष्ट भोजन को खाने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। तभी बाबूजी ने मुझे रोकते हुए कहा, नहीं, इसे मत खाओ। लगता है ये जगह ठीक नहीं है। अचानक बरगद के पेड़ से किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है, ये तुम लोगों के लिए ही है, खाओ इसे। आवाज बहुत सुरीली थी। बाबूजी ने आसपास देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। बाबूजी का चेहरा डर के कारण पीला पड़ गया। बाबूजी ने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन मैं पकवान खाने की जिद करने लगा। बाबूजी मुझे डांटते हुए कहा, मैंने कहा ना, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी अचानक से किसी की डरावनी आवाज सुनाई आई, बच्चे को क्यों डांटता है? बच्चे को पकवान खाने दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बाबूजी डरे और घबराए हुए कहते हैं, तू जो भी है, मैं तो उससे नहीं डरता। मैं अपने बेटे के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ समय तक कोई आवाज सुनाई नहीं दी। बाबूजी डरे हुए आसपास देखने लगे। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा।
और वहां से जाने लगी, लेकिन मैं खामोश नीचे सिर किए अपनी जगह पर खड़ा रहा। तभी बाबूजी ताकत लगाते हुए मेरा हाथ खींचने लगे। तभी मैंने अपना सिर ऊपर किया, जो कि बहुत डरावना था। यह देखकर बाबूजी बुरी तरह डर गए और नीचे गिर गए। बाबूजी रोने लगे और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मेरे बेटे को छोड़ दे, मुझे माफ कर दे, मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊँगा, हम दोनों को जाने दे। बाबूजी उसके सामने खूब गिड़गिड़ाए। तभी मैं उस पकवान के पास गया और जानवरों की तरह पकवान को खाने लगा। बाबूजी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। आसपास कोई भी नहीं था। कुछ समय बाद बाबूजी ने देखा कि मैं जो पकवान खा रहा हूँ, दरअसल वे खून और मांस है। यह देखकर बाबूजी मेरे पास आए और अपने साथ ले जाने के लिए घसीटने लगे। बाबूजी ने खूब रोए, लेकिन इसका असर उस बरगद के पेड़ पर नहीं हुआ। कुछ देर बाद बाबूजी हार थक कर उस बरगद के पेड़ से कहे, तू मेरे बेटे को छोड़ दे, इसके बदले तू मुझे अपना शिकार बना ले। तभी कुछ समय बाद वही भयानक आवाज सुनाई देती है, ठीक है, मैं तेरे बेटे को छोड़ता हूँ और तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। कुछ समय बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं इसी गांव में था। मेरे आसपास भीड़ लगी थी। मैं अपने बाबूजी को ढूंढने लगा। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आया और बाबूजी के पैर का कड़ा मुझे देते हुए कहा, बेटा, तेरे बाबूजी को इस शापित बरगद के पेड़ ने शिकार बना लिया। अब तेरे बाबूजी कभी वापस नहीं आएंगे। औगड़ दादा पुरानी यादों से वापस आता है और बच्चों से कहता है, इस दुनिया में बाबूजी के अलावा मेरा कोई नहीं था। मैं अपने गांव वापस नहीं गया और इस गांव में हमेशा के लिए बस गया और उस दिन से आज तक बस अपने बाबूजी के वापस आने का रास्ता देख रहा हूँ कि बाबूजी जरूर वापस आएंगे। ये सुनकर चारों बच्चे डर के कारण कांपने लगे। तभी औगड़ दादा ने पवित्र जल उन पर छिड़का। कुछ समय बाद चारों नॉर्मल होते हैं। कुछ देर तक तो उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। ये देखकर औगड़ दादा कहता है, मैंने कहा था ना तुम डर जाओगे। उस बरगद के पेड़ को भूल जाओ, उसके आसपास कभी मत जाना। तभी कुसुम कहती है, क्या आप उस बरगद के पेड़ को भूल गए? औगड़ दादा कुछ नहीं बोलता है और बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहता है, तुम अब यहाँ से जाओ, शाम होने वाली है। चारों के दिमाग में कई सवाल थे, लेकिन औगड़ दादा की कहानी सुनकर और उनकी हालत देखकर कोई भी सवाल नहीं पूछता है और चुपचाप वापिस आने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक का दूसरा पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। इसके तीसरे पार्ट के लिए कुछ इंतज़ार कीजिए। तब तक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए।